हेलो फ्रेंड्स, तो आज बताऊंगा इस वीडियो में जारा की तीसरी लड़ाई के बारे में। तो मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं। यहाँ पे दोस्तों कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो आप एक बार 2 वीडियो पहले भी देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना तो विस्तार में आपको पता चल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों जारा की तीसरी लड़ाई के बारे में। कहा जाता है दोस्तों ये लड़ाई नहीं थी पर एक खूंखार युद्ध था। जी हाँ दोस्तों, जारा का तीसरा एक खूंखार युद्ध था जिसमें लाखों सैनिक शहीद हो चुके थे। जारा की इस तीसरी लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिला के दुश्मनों का सामना किया था। जी हाँ दोस्तों, कच्छ का जारा डूंगर कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है। इस जंग में दोस्तों राजा से ज़्यादा प्रजा ने भी साथ दिया था, क्योंकि कच्छ के सभी अलग अलग गांव में से कई सारे लोग यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए थे। कुछ 15 से 17 साल के बच्चे भी थे और कुछ 65 से 70 साल के बूढ़े भी थे। सभी लोग यहाँ पे कुर्बानी दी है। यहाँ पे अलग अलग सभी कच्छ के वीरों ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया और पूरा जारा का डूंगर खून से लाल हो चुका था। इन लोगों ने कच्छ की आन बान शान के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे शहीद हो चुके थे। यहाँ पे रक्त बलिदान से और तलवारों के इतिहास से यहाँ पे पूरा जारा का हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं किस तरह से यहाँ पे जंग की शुरुआत हुई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पहले भी 2 भाग बना चुका हूँ मैं, जारा का पहला वीडियो और जारा की दूसरी जंग का वीडियो, और ये बन रहा है वीडियो जारा की तीसरी लड़ाई का। तो एक बार तीनों वीडियो देख लेना। कच्छ के जारा की पहाड़ी पे जब पहला और दूसरा युद्ध हुआ तब कच्छ के राजा थे महारावश्री खेंगार जी। महारावश्री खेंगार जी ने अपने पराक्रम से दुश्मनों को धूल चटा दी थी। और महारावश्री खेंगार जी के बाद भारमल जी, उनके बाद भोजराज जी, उनके बाद खेंगार जी सेकंड, उनके बाद तमाची जी और रायधन जी, प्रागमल जी, गौड़ जी और देसर जी। देसर जी के बाद लखपत जी और उनके बाद गौड़ जी दूसरे। तब से लेकर उनका पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है इसमें। तो चलो देखते हैं भाई जारा की तीसरी लड़ाई के बारे में। महाराव खेंगार जी के बाद उनके 10वें राजा थे कच्छ के महारावश्री गौड़ जी। महारावश्री गौड़ जी के शासनकाल में एक दीवान पद को लेकर अपनों में काफ़ी तकरार हुई और इसका परिणाम पूरे कच्छ को भुगतना पड़ा। जारा की तीसरी लड़ाई एक लड़ाई नहीं थी पर एक खूंखार युद्ध था। विक्रम संवत 1819 और ईस्वी सन 1762 में हुआ था। उस समय कच्छ के राजा महारावश्री गौड़ जी थे। तब सिंध में गुलाम शाह कलोरा का शासन था। उस काल में दोस्तों कच्छ की आबादी की पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये वो दौर था जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ईस्वी सन 1761। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा मराठा के बीच में हुआ था। उसमें मराठा की हार हुई थी। ये वही दौर था। ठीक उसके 1 साल बाद यहाँ पे कच्छ में सिंधियों ने आक्रमण कर दिया था। तो चलो जानते हैं कि जारा के तीसरे युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। ये उस टाइम की बात है दोस्तों जब कच्छ के महाराव थे देसर जी। 1719 और 1752 तक उन्होंने राज किया। उनके शासनकाल में उनके दीवान थे देवकर्ण सेठ। महारावश्री देसर जी के बाद उनके बेटे महारावश्री लखपत जी कच्छ के राजा बने। 1752 से लेकर 1761 में उनका राज चला। और महारावश्री देसर जी के दीवान थे देवकर्ण सेठ। अब महारावजी लखपत जी का राज आया तो इनके दीवान बने देवकर्ण सेठ के बेटे पूंजा सेठ। आपको राज की परंपरा के नियम पता होगा कि जिस तरह से राजा के बाद उनका बेटा सिंहासन पर बैठता है, उसी तरह से देसर जी के बाद महारावजी लखपत जी आए और दीवान पद में भी देवकर्ण सेठ के बाद उसके बेटे पूंजा सेठ आए। पूंजा सेठ के पिता देवकर्ण सेठ, जो कि कच्छ के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया था इन्होंने, और महारावश्री लखपत जी और इनके दीवान पूंजा सेठ, इन दोनों में आपस में बनती नहीं थी। और महारावश्री लखपत जी के बेटे युवराज गौड़ जी, वो भी अपने पिता से कोई बात से नाराज थे, इसलिए भूज से 50 किलोमीटर दूर मुंद्रा में रह रहे थे वो। युवराज गौड़ जी अपने पिता महारावश्री लखपत जी से नाराज होने के बाद मुंद्रा में स्थित हुए और उनके बाद भी पूंजा सेठ चुपके से उनकी मदद कर रहे थे। दीवान पूंजा सेठ, जो कि भुज में रह के भी युवराज गौड़ जी की मदद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि लखपत जी के बाद भुज का युवराज बनेगा महारावश्री गौड़ जी। पूंजा सेठ युवराज की काफ़ी मदद की। उनको पता था कि अगर युवराज कच्छ के राजा बनेंगे तो उनको भी दीवान पद मिलेगा। उनको ये यकीन था कि अगर कच्छ के राजा महारावश्री गौड़ जी बन गए तो वो भी उनको अपना दीवान जरूर पेश करेंगे। पूंजा सेठ ने युवराज से काफ़ी बड़ी आशा रखी थी कि जब महारावश्री गौड़ जी कच्छ के राजा बनेंगे तो उनको ही दीवान पद मिलेगा। पूंजा सेठ अपने मन में इसी आशा को रख के गौड़ जी बाबा की काफ़ी मदद करते थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब महारावश्री लखपत जी की मृत्यु हुई तब उनके युवराज महारावश्री गौड़ जी, जो मुंद्रा में थे, सभी कच्छ के निवासी महारावश्री गौड़ जी को तुरंत वहाँ पे भुज बुलाया
और वहाँ पे इनको राज तिलक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब राज आया महाराष्ट्री घोड़जी का 1761 से 1789 तक। महाराष्ट्री लखपत जी के बाद उनके युवराज महाराष्ट्री घोड़जी जो कि कच्छ के राजा बन चुके थे। तब इनके दीवान पूंचा सेठ जो कि जूनागढ़ में थे। जूनागढ़ में गए हुए पूंचा सेठ को भी ये बात पता चली कि महाराष्ट्री घोड़जी कच्छ के राजा बन चुके हैं और सभी प्रजा ने उनको कच्छ का राजा घोषित कर दिया है। महाराष्ट्री घोड़जी की राज तिलक की खबर मिलते ही पूंचा सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। उन्होंने कई सालों से यह सपना देखा था कि युवराज घोड़जी कच्छ के राजा बने और उनको दीवान पद मिले। वह जल्द से जल्द जूनागढ़ से सीधा कच्छ की ओर आए। और रही बात कच्छ की, तो महाराष्ट्री कच्छ की गद्दी पे बैठते ही पूंचा सेठ को बिना बताए जीवन सेठ को दीवान पद दे दिया। और महाराष्ट्री घोड़जी ने पूंचा सेठ के बारे में सोचा भी नहीं। पूंचा सेठ कच्छ की ओर आ तो रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि दीवान पद तो महाराष्ट्री ने जीवन सेठ को दे दिया। जीवन सेठ जो देवकरण सेठ के भांजे थे। पूंचा सेठ कच्छ में आ चुके थे और कच्छ में आते ही उनको यह खबर मिली कि महाराष्ट्री घोड़जी ने जीवन सेठ को दीवान बना दिया है। वो कच्छ के नए दीवान बन चुके थे। पूंचा सेठ को यह खबर मिलते उनकी सारी आशा और उम्मीदें टूट चुकी थी। वह सीधा राज दरबार की ओर आ रहे थे। तब जीवन सेठ को लगा कि अगर पूंचा सेठ महाराष्ट्री मिल गए तो उनका दीवान पद हाथ से निकल जाएगा। और इसी डर से जीवन सेठ ने एक योजना बनाई। जब पूंचा सेठ कच्छ के दरबार में बाहर पहुंचे तब भुज के 5 दरवाजे उनके सामने बंद कर दिए। उनके सामने नगर के 5 दरवाजे बंद कर दिए थे। यह देखकर वह काफ़ी हताश हो गए थे। पूंचा सेठ ने देखा कि जीवन सेठ ने उनके सामने ही किले के 5 दरवाजे बंद कर दिए और उनका घोर अपमान किया है। और एक बात बता दूं दोस्तों, पूंचा सेठ आसानी से माफ़ कर दे ऐसे आदमी नहीं थे। उनको काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। वहाँ से नाराज होकर वापस चले गए। पूंचा सेठ जब वहाँ से जा रहे थे तब जीवन सेठ की योजना के मुताबिक भुज का कोई भी नागरिक आश्रय तो क्या, उनका आदर भी नहीं किया। पूंचा सेठ यहाँ से नाराज होकर सीधा वीरावाव चले गए। वहाँ पर उन्होंने सोटा राजपूतों से आश्रय लिया। वीरावाव गांव के सोटा राजपूतों ने उनका आदर सम्मान किया, क्योंकि पूंचा सेठ के पिता देवकरण सेठ ने भी वीरावाव की काफ़ी मदद की थी। पूंचा सेठ यह बात भली भांति जानते थे कि वीरावाव को भुज से अलग करके सोटा राजपूतों को सौंप दिया था। पूंचा सेठ ने अपनी सारी बातें वीरावाव के सोटा राजपूतों को कही। पूंचा सेठ महाराष्ट्री घोड़जी से काफ़ी नाराज थे और असली दीवान के हकदार वही थे, क्योंकि महाराष्ट्री घोड़जी ने उनके बदले जीवन सेठ को दीवान पद दे दिया था। पूंचा सेठ ने महाराष्ट्री घोड़जी से काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि जब वो मुंद्रा थे तब पूंचा सेठ ने ही उनकी मदद की थी। वो सभी बात महाराज भूल चुके थे और दीवान पद जीवन सेठ को दे दिया था। और तो और पूंचा सेठ जूनागढ़ से सीधा कच्छ में दाखिल हुए तो उनके आंखों के सामने ही नगर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये उनका घोर अपमान किया था उन्होंने। यह सभी बातें उन्होंने वीरावाव के सोटा राजपूतों को बताई और उनकी आंखों में बदला साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि वो कच्छ से बदला लेने की सोच रहे थे। और सबसे पहले वीरावाव गाँव में ही उन्होंने कच्छ के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब पूंचा सेठ की वजह से कच्छ पे बड़ा संकट आने वाला था और वहाँ पर पूंचा सेठ की मुलाकात गिद्धूमल से हुई। गिद्धूमल सिंध का दीवान था। उसके जरिए वो कच्छ से सीधा सिंध पहुँच गया। चलो अब जानते हैं सिंध के बारे में। उस टाइम सिंध में बलोची साई अहमद शाह के वंशज जो कि कलोरा के नाम से जाने जाते हैं, सिंध में इनकी सत्ता प्रबल थी। वहाँ पर सबसे पहले शाह मियाँ नूर मोहम्मद नगरठट्टा और सिंध का शासक बना। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद मुरादाब खान, इसके पास सिंध की सत्ता आई और ज़्यादा देर तक नहीं चली। मोहम्मद मुरादाब खान के बाद मियाँ गुलाम शाह कलोरा सिंध का शासक बना। गुलाम शाह की नज़रें सीधा कच्छ पर टिकी हुई थी। और तो और पूंचा सेठ भी कच्छ और महाराष्ट्री से बदला लेना चाहता था। वो सीधा गुलाम शाह कलोरा के पास आया और वहाँ पर पूंचा सेठ ने कच्छ पर आक्रमण करने के लिए उनको प्रेरित किया। पूंचा सेठ ने गुलाम शाह को बताया कि अभी सही वक्त है कच्छ पर हमला करने का, क्योंकि कच्छ के महाराष्ट्री के पास सैन्य और हथियारों की कमी है और पूरा कच्छ अलग अलग जागीरों में बटा हुआ है। वह कभी भी माराओं की मदद करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि माराओं के स्वभाव के कारण सभी उनसे नाराज हैं और सभी कच्छ के लोग अफीम का नशा करते हैं और युद्ध लड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने कभी तलवार भी नहीं उठाई। पूंचा सेठ की यह बात सुनकर गुलाम शाह कलोरा अपने सैन्य तैयार किया। पूंचा सेठ की यह बात सुनकर गुलाम शाह के मन में भी यह ख्याल आया कि यही सही मौका है कच्छ को हरा के कच्छ के ऊपर कब्जा करने का। सिंध की भयानक गतिविधियों की खबर वहाँ के सोटा राजपूतों को मिली और सोटा राजपूतों ने कच्छ को सावधान करने के लिए वहाँ से गुप्त संदेशा भेजा। उन्होंने संदेशा में लिखा था कि महाराज सावधान हो जाइए, क्योंकि पूंचा सेठ और गुलाम शाह कलोरा कच्छ के ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और वो काफ़ी सेना एकत्रित कर चुके हैं और वो लोग कभी भी कच्छ के ऊपर हमला कर सकते हैं। यह पत्र सीधा जीवन सेठ को मिला और जीवन सेठ ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। जीवन सेठ ने इस खबर पर कोई ध्यान नहीं दिया और यह इनकी सबसे बड़ी लापरवाही थी। और वहाँ पर सिंध में गुलाम शाह कलोरा ने देखते ही देखते पूरी सेना एकत्रित कर ली
उसकी सेना में मुख्य बाराई, बलोची, पठान, मुगल, नुडिया, दुडिया, सैयद, थेबा, कुरैशी, रायमा, सुमरा, जुनेजा, नोड़े, ये सब गुलाम शाह की सेना में शामिल थे। गुलाम शाह कलोरा ने करीब 1 लाख से ज़्यादा सैन्य लेकर कच्छ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ चुके थे। सिंधी फौज सीधा जारा डूंगर के पास आ पहुंची थी। तब कच्छ में सब कुछ सामान्य चल रहा था और पूंजा सेठ ने माराव श्री को धमकी भरा पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि हमने कच्छ को चारों ओर से घेर लिया है, अगर कच्छ की सलामती चाहते हैं तो कच्छ को हमारे हवाले कर दो या फिर हमसे युद्ध करो। कच्छ के ऊपर संकट के बादल छा चुके थे और दुश्मनों का सामना करने के लिए माराव के पास सैन्य भी नहीं था। माराव श्री को बात समझते देर नहीं लगी। माराव श्री ने कच्छ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कच्छ के सभी ठाकुर और जागीरदारों को यह संदेशा भेजा कि हमको सैन्य की जरूरत है, क्योंकि सिंध का गुलाम शाह कलोरा ने कच्छ के ऊपर आक्रमण कर दिया है। माराव श्री ने जल्द से जल्द कच्छ के सभी गाँवों में ऊँट और घोड़े के माध्यम से कंकुत्रियाँ भेजी गई मदद करने के लिए। उस संकट की घड़ी में दोस्तों माराव श्री ने जो कंकुत्रियाँ लिखी थी वो इस वीडियो के स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। माराव श्री ने विंजान जागीर के ठाकुर वीर लाखा जी को भी ये संदेशा भेजा था। उन्होंने बताया कि गुलाम शाह कलोरा ने कच्छ के ऊपर आक्रमण कर दिया है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और सब आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी और हमारी लाज एक है। क्योंकि उस टाइम विंजान ठाकुर लाखा जी और माराव के बीच में कोई परिचय नहीं था, क्योंकि उनकी आपसी में बनती नहीं थी। विंजान ठाकुर लाखा जी जो माराव श्री से काफ़ी नाराज थे। विंजान के ठाकुर जी ने परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देखा कि यह समय आपसी लड़ाई का नहीं है। विंजान ठाकुर वीर लाखा जी ने कच्छ के ऊपर आए संकट को देखते और माराव के बीच में जो दुश्मनियाँ थी वो सब भूल गए और कच्छ की मदद करने के लिए आगे आए। और माराव श्री के कंकुत्री संदेश में भी यह लिखा था कि आपकी और हमारी लाज एक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विंजान ठाकुर लाखा जी ने सीधा अपने भाइयों के साथ भूज आ पहुँचे। जारा का तीसरा खूंखार युद्ध, वो दौर था संवत 1819 कार्तक सुदी, और वहाँ पर सभी कच्छी माराव की बात का आदर करते हुए भुज कचहरी में एकत्रित हुए। कच्छ के सभी अलग अलग गांव में से लोग आए थे। उनमें से 16 साल के बच्चे भी थे और 65 साल के लोग भी शामिल थे। मुख्य सेना में दोस्तों खेंगर, रायब, साहेब, हाला, होथी, मोकर सिंह, आमर, काया, बूटा, बरोच, देदा, अबड़ा, वीरभद्र, ये सभी राजपूत और नोड़े, नौतियार, सुमरा, सैयद, मलेको, मोगल, मियाणा, जत और शाश्वत ब्राह्मण भी, हर जाति के लोग इस लड़ाई में शामिल थे। और ये कच्छ की एक ऐसी जंग थी दोस्तों जो हिंदू मुस्लिम वो भी कच्छ की मदद के लिए माराव के सामने खड़े थे। वहाँ पर भुज कचहरी में दोस्तों माराव के सामने कच्छी सेना की सरदारी की तलवार जो कि 3 दिन से पड़ी हुई थी, क्योंकि जो भी उस तलवार को उठाएगा वो कच्छी फौज का सरदार बनेगा, पर कोई इनमें से आगे नहीं आया। तब वहाँ पर विंजान ठाकुर वीर लाखा जी ने भुज कचहरी में सबके सामने तलवार उठाई और सरदारी पद का स्वीकार किया। माराव ने केसरिया साफा और एक कलगी भेंट की। वीर लाखा जी की पगड़ी पे एक कलगी पहले से थी और दूसरी माराव श्री ने भेंट की। इससे वीर लाखा जी की पगड़ी पे 2 कलंगी हुई। इससे 2 कलंगी वीर के नाम से जाने जाते हैं। उनके वंशज आज भी विंजान के ठाकुर 2 कलंगी के नाम से नवाजे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी विंजान ठाकुर आज भी 2 कलंगी वाला राजा के नाम से जाना जाता है। विंजान ठाकुर वीर लाखा जी जो कि कच्छ के सर सेनाधिपति बने, 2 कलंगी और 2 तलवार के साथ चले जारा जुमारा डूंगर पे। 2 तलवारधारी दोस्तों, एक तलवार थी उनकी अपनी और दूसरी मिली कच्छ की सर सेनाधिपति की तलवार। और माराव सिंह ने कच्छी खालसा लश्कर की जिम्मेदारी जीवन सेठ को सौंप दी। और विंजान ठाकुर वीर लाखा जी जो सभी कच्छ के भाइयत और जागीरदारों के सेनाधिपति बने। कच्छ के कवियों ने कहा था कि भुज कचहरी में 3 दिन पड़ी हुई तलवार वीर लाखा जी का ही इंतजार कर रही थी। कच्छी सैन्य और कच्छ के लोग जंग के लिए तैयार थे। चलो अब बात करते हैं जारा डूंगर से 20 किलोमीटर दूर नरा गाँव की। नरा के ठाकुर मेरामढ़ जी और रानी बाईबा सोटा के घर अमर जी का जन्म हुआ। और मेरामढ़ जी और नोतिया रानी से भीमजी और नोड़े रानी से विशो जी का जन्म हुआ। भीमजी और विशो जी इन दोनों भाइयों की बात ही अलग थी। इन दोनों ने अपने पितराई भाइयों से अपना हक लेके नरा के ठाकुर बने। भीमजी और विशो जी जो काफ़ी पराक्रमी और बलवान थे। भीमजी जो भाला चलाने में माहिर थे और विशो जी तलवारबाजी में। यह दोनों भाई एक वीर पुरुष थे। इनको हराना किसी भी सेना के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। इन दोनों भाइयों ने कच्छ के लिए काफ़ी योगदान और बलिदान दिया। इनके पराक्रम की कहानियाँ और इनकी वीर गाथाएँ जो आज भी सुनाई जाती है। पूंजा सेठ की सलाह से मीर गुलाम शाह कलोरा ने इन दोनों भाइयों के लिए पत्र लिखा, क्योंकि वो समझौता करना चाहता था और इनको अपनी सेना में शामिल करना चाहता था। और वहाँ पर गुलाम शाह कलोरा जो कि जारा डूंगर के पीछे अपनी छावनी लगाई थी, तब भीमजी और विशो जी दोनों भाई वहाँ गए। वहाँ पर गुलाम शाह ने इन दोनों भाइयों को आदरपूर्वक बुलाया और कच्छ पर युद्ध की सारी हकीकत बताई और तो और इन दोनों भाइयों को अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरित किया।
पर ये दोनों भाई एक सच्चे राजपूत योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने गुलाम शाह का साथ देने के लिए साफ साफ मना कर दिया। वो अपनी मातृभूमि से कभी धोखा नहीं करना चाहते थे। गुलाम शाह की सारी मेहनत पानी में गई। गुलाम शाह कलोर ने अंत में पूछा कि आप जैसे पराक्रमी और शूरवीर जडेजा कच्छ में कितने हैं। इस बात का मुँह पे ताव रखते हुए विश्व जी ने जवाब दिया कि जिस तरह से कलोरा वंश में आप है, उसी तरह से जडेजा वंश में हम हैं। कच्छ का हर एक आदमी भीमजी और विश्व जी है, संभाल के रहना, आखिरी मुलाकात रणभूमि में होगी। ऐसा कहकर वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। वहाँ से लौटने के बाद रास्ते में ही विश्व जी ने अपने भाई भीमजी से कहा कि यही सही मौका था गुलाम शाह को मारने का, पर भीमजी ने इस बात पर साफ मना कर दिया। अगर वो दोनों भाई चाहते तो छावनी में ही गुलाम शाह को मार सकते थे, पर धोखा करना धर्म के विरुद्ध था। वो एक सच्चे राजपूत थे। राजपूतों का इतिहास गवाह है कि उन्होंने कभी भी किसी से धोखा नहीं किया। उनको मौत कबूल थी पर अपमान नहीं। वह आमने सामने की लड़ाई में ज़्यादा विश्वास करते थे। तभी तो उन दोनों भाइयों ने रण मैदान चुना। कच्छ का सारा सैन्य और कच्छ के लोग जारा डूंगर पर पहुंचे। सबसे पहले कच्छी सैन्य ने अपनी छावनी जारा के उत्तरी भाग में लगाई और इस खालसा सैन्य की जिम्मेदारी थी जीवन सेठ के ऊपर। जारा डूंगर के हर कॉर्नर पर उन्होंने बड़ी नाल वाली तोप लगाई। उनका प्लान था कि अगर दुश्मन पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो तोप से उड़ा दिया जाएगा, और तो और पहाड़ी के ऊपरी भाग से भी दुश्मनों के ऊपर पत्थर फेंके जा सकते थे। इन कच्छियों ने तैयारी तो काफ़ी अच्छी की थी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और सभी भायाती के सरदार विंजा ठाकुर वीर लाखा जी थे, और भायात वर्ग के सरदार युवराज सिंह रावल जी मोटी वरंडी के थे, और तुगो जी डुमरा के थे, और जीवन जी के जयसंग जी जो नानी वरंडी के थे, और सांधव गांव के अमर जी थे, और सूरज जी सुल्तान जी कुबेर जी जो गढ़वावाड़ा के थे। साथ में रामसंग जी रवा जी और मोटी वरंडी भायात के साथ चौहान वीरजंग जी, और विंजान और आसपास के गांवों के जाडेजा मदरा हिंगोरा अन्य जाति के लोग। साथ में विंजा ठाकुर लाखा जी ने 1400 भायात के साथ जारा डूंगर आ पहुंचे। विंजान के ठाकुर वीर लाखा जी ने कच्छ की रक्षा के लिए 1400 भायाती सैन्य के साथ वीरता से लड़े थे, और इनके साथ में हिंगोरा योद्धा विसो राजे अलैयो ओस्मान जाडो खीमो रागो पंचन सुजो हालो लखियार, और उनके साथ में रेलड़िया, और साथ में जगमाल वागोजी जाला कलोजी ओथी भट्टी अबड़ो रणसी अबड़ा बेरजी संगार जाफर और राजपूत संगार खेताजी मकेंजी वगैरह इनके साथ में थे। इनमें 4 चारण भी शामिल थे। जीवनदास साधु के साथ सुजो पूंजो लक्ष्मण और कल्याण, ये 4 चारणों भी थे। साथ में गोविंद सिंह राठौड़ आदम तुर्क और जयहो चौहान। अब बात करते हैं संगार राजपूतों की। तो मांडवी तालुका के पिपरी गांव के संगार राजपूतों की टुकड़ियां 17 भाग में अलग अलग जगह पर तैनात थी। इनमें से जयसंग जी संगार जो कि सबसे आगे की टुकड़ी में शामिल थे। इस तरह से दोस्तों कच्छ के लिए संगार राजपूतों ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। इस तरह से जंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सिंधी और कच्छी लश्कर आमने सामने थे, पर गुलाम शाह ने गिद्दूमल को सैन्य का सरदार नहीं बनाया और उसके बदले में तरता खान को सेनापति बनाया। गुलाम शाह ने पूरी तैयारी के साथ कच्छियों पर हमला किया। सबसे पहले इनका सामना किया नरा के 2 भाई भीमजी विश्व जी ने। वो दोनों भाई अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नरा के 2 भाई भीमजी विश्व जी, इनकी ताकत की बात करें तो जब नरा के किले पर तोप चढ़ानी थी तब इन दोनों भाइयों ने अकेले ही अपने कंधों पर बड़ी तोप रख के नरा के किले पर पहुंचाया था। इनका पराक्रम का वो ऐसा दृश्य था दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि यशाजी कंक एक मराठी योद्धा थे, उन्होंने भी अपने कंधे पे तोप रखी थी। तो वैसे ही इन दोनों भाइयों ने भी अपने कंधे पे तोप रख के किले के ऊपर पहुंचाया और दुश्मनों का सामना किया। गुलाम शाह के इस हमले का जवाब भीमजी और विश्व जी ने दिया। इन दोनों भाइयों ने किले के ऊपर से तोपों से हमला किया। इस तरह से उन्होंने सेना को पीछे खदेड़ दिया और सिंधी सेना की कमर तोड़ दी। जंग में दोस्तों जहाँ जहाँ पे तोप की जरूरत पड़ती वो दोनों भाई अपने कंधे पे तोप उठा के मोर्चा संभाल दे और दुश्मनों का सामना कर दे। और यहाँ पर जीवन सेठ की कुछ लापरवाहियाँ सामने आ रही थी। वह युद्ध की रणनीतियाँ नहीं बना पा रहे थे। आप सभी को पता है दोस्तों, जंग में बल और बुद्धि दोनों की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर दोस्तों भीमजी विश्व जी और विंजान ठाकुर लाखा जी जो अपनी ताकत के मुताबिक सामना कर रहे थे, और ऊपर से हमारे दीवान जीवन सेठ जो कि डर के मारे गुलाम शाह से संधि का प्रस्ताव रखना चाहते थे, क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। यही तो कच्छ की सबसे बड़ी मूर्खता थी। दीवान जीवन सेठ के मुकाबले पूंजा सेठ जो कि राजनीतिक चालाक बुद्धिमान और युद्ध की सारी रणनीति में वाकिफ था, और ऊपर से महाराव ने जीवन सेठ को कच्छ का दीवान बनाया था और खालसा सैन्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। और दुख की बात यह थी कि जीवन सेठ को जंग लड़ना और युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं था, क्योंकि संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए था उनको पता ही नहीं था। इस जंग में दोस्तों जीवन सेठ की लापरवाहियाँ साफ साफ दिखाई दे रही थी। ना तो वो अच्छे व्यापारी बन पाए, ना तो वो दीवान,
और ना अच्छे योद्धा बन पाए। वो तो सिर्फ समझौता ही करना चाहते थे। इस खूंखार युद्ध में दोस्तों सबसे ज़्यादा विंजन के लाखा जी, नरा के ठाकुर भीमजी विश्व जी, होथी जडेजा और कच्छी भाइयातों ने मोर्चा संभाला था। और से पूंजा सेठ, जो कि लोमड़ी की तरह चाले चलता था, उन्होंने गुलाम शाह को बताया कि कच्छी लश्कर अफीम के नशे करते हैं और हमें सूर्योदय से पहले ही हमला करना होगा। आपको पता होगा दोस्तों, जंग लड़ने का एक नियम होता था, क्योंकि सूर्योदय से पहले कभी हमला नहीं किया जाता था। ये जंग के नियमों के खिलाफ था। फिर भी पूंजा सेठ ने गुलाम शाह को बताया कि हमें हमला करना ही होगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद कच्छी लोग सारे अफीम के नशे कर लेते हैं, इसलिए उनको हराना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए हमें सूर्योदय से पहले ही हमला करना होगा। क्योंकि गुलाम शाह तो किसी भी हाल में ये जंग जीतना चाहता था, तो उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए सूर्योदय से पहले ही हमला कर दिया। इस हमले में दोस्तों काफ़ी सारे कच्छी लोग घायल हो चुके थे और कई सारे लोग मारे गए। क्योंकि पूंजा सेठ की ऐसी चालाकियों से गुलाम शाह काफ़ी प्रभावित हुआ। क्योंकि ऊपर से पूंजा सेठ ने गुलाम शाह को यह भी बताया कि कच्छ की एक कमजोरी है, क्योंकि कच्छ को हराने के लिए भीमजी विश्व जी को मारना पड़ेगा। तब लाखा जी अकेले हो जाएंगे, वह कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा पूंजा सेठ ने कहा, गुलाम शाह ने वैसा ही किया। उसने अपनी प्रचंड फौज हमले के लिए तैयार की और उसमें 3 सरदार थे। उसका लक्ष्य था भीमजी और विश्व जी। अगले दिन भीमजी और विश्व जी ने बड़ी तोप लेके अपने कंधे पर उठाई और जारा की ऊंची पहाड़ियों पर रखा था। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर से देखा कि बड़ी संख्या में सिंधी सेना उनकी तरफ आ रही थी। देखते देखते सिंधियों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। उनको पता था कि इस प्रचंड फौज का कच्छी लोग सामना नहीं कर सकते हैं। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों भाइयों ने हथियार लेके सिंधियों के सामने टूट पड़े। वो दृश्य क्या रहा होगा दोस्तों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से शेर अपने शिकार पे हमला करता है, उसी तरह से भीमजी विश्व जी ने सिंधियों पर हमला कर दिया। उनकी ताकत का दोस्तों कोई पार नहीं था, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जो आदमी कंधों पर तोप लेकर पहाड़ों पर चढ़ सकता है, ऐसे बाहुबली को हराना सिंधियों के लिए नामुमकिन था। जिस तरह से दोस्तों बिजली बादलों को चीरती है, उसी तरह से भीमजी विश्व जी ने सिंधी सेना को काटते चले गए। वो दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे दोस्तों, जो दाहिने हाथ से 20 लोग और बाएं हाथ से 10 लोग एक साथ मार देते थे। सिंधियों का काम काफ़ी मुश्किल होता गया, क्योंकि वो 2 अकेले भाइयों ने पूरी सेना के ऊपर भारी थे। इनकी बाहुबल को देखकर गुलाम शाह भी काफ़ी डर गया था। उसने पूंजा सेठ को कहा कि जल्दी कुछ करो, वरना ये दोनों भाई मेरी पूरी सेना को ख़त्म कर देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूंजा सेठ ने कहा कि इन दोनों को हराने के लिए एक ही रास्ता है, पीछे से वार करो। क्योंकि इनको सामने से हराना नामुमकिन है, इसलिए हमें पीछे से वार करना होगा। क्योंकि पूंजा सेठ को पता था किसी भी वीर पुरुष को मारने के लिए धोखा ही करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से वार और धोखे से ही उसको मारा जा सकता है। जैसा ही पूंजा सेठ ने कहा, गुलाम शाह ने वैसा ही किया। गुलाम शाह के कहने पर कुछ सरदारों ने पीछे से वार किया, और तो और कईयों ने भाले और कईयों ने तीरों से भी उनके ऊपर वार किया था। भीमजी और विश्व जी के शरीर पे काफ़ी गहरे घाव हो चुके थे। वो दोनों भाई फिर भी लड़ते रहे। वो दोनों भाई अंतिम सांस तक लड़े थे दोस्तों, और कहा जाता है कि अंतिम समय में उन दोनों भाइयों ने बिना हथियार से भी लड़ा था। इस तरह से इस मातृभूमि के बहादुर बेटों ने हमले के लिए आई हुई सिंधी सेना को मौत के घाट उतार दिया, और अपने शरीर पर गहरे जख्मों की वजह से विक्रम संवत 1819 के माघ सुद 10 के शुक्रवार को तीजे पहर में वो दोनों भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर इस लड़ाई में गुलाम शाह ने धोखा ना किया था तो ये दोनों भाई जंग जीत जाते, क्योंकि ये 2 भाई अकेले ही काफ़ी थे पूरी सेना पे। यह कच्छ के लिए काफ़ी दुखद भरा दिन था। इस तरह से नरा के 2 भाई भीमजी विश्व जी और माता बाईबा सोडा और भाई अमर जी, कच्छ की धरती के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। कच्छ की धरती पे इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों। कच्छ के आज भी हर घर में इनकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाई जाती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि किस्मत भी कच्छ का साथ नहीं दे रही है। अगले दिन सुबह के समय पूरे वातावरण में कोहरा छा गया था और हर जगह पे नमी बरस रही थी। सुबह सूर्योदय होते ही सेना हमले के लिए तैयार हुई। जरा की पहाड़ी पे बड़ी नाल वाली तोप रखी थी। वातावरण में नमी की वजह से पूरी तोप गीली हो चुकी थी, और वहाँ पर कच्ची तोपचियों ने बिना कुछ सोचे समझे तोप को लोड करना शुरू कर दिया और बारूद और गोले से तोप को भर दिया। इन कच्छियों का इरादा था कि जैसे ही जारा की पहाड़ी पर सिंधी सेना पहुंचेगी, तब ऊपर से तोप से हमला करेंगे। पर ये लोग जल्दबाजी में ये भूल गए कि कोहरा और नमी की वजह से तोप गीली हो चुकी है, क्योंकि गीली तोप को कभी नहीं चलाया जाता। और देखते ही देखते हमले के लिए तोप में फायर किया। तोप में आग लगते ही भयानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पूरी तोप फट गई। इस बड़ी तोप फटते ही कच्छ के तोपची और आसपास के कई सारे जवान उसकी चपेट में आ चुके थे, और कई सारे लोग जो तोप फटी थी उसके बारूद से जल भी गए, और कई सारे लोग अपने प्राण गंवा दिए। ये भी कच्छ के लिए दूसरा सबसे बड़ा नुकसान था। तोप फटते ही सिंधी सेना का रास्ता साफ हो गया। वो आगे बढ़ते गए और ऊपर से जीवन सेठ अपनी मूर्खता दिखा रहे थे।
जीवन सेठ ने ना तो लाखा जी की बात रखी, ना उनकी बात कोई सुनी और ना ही उनकी सलाह मानी। सिंधी सेना ने अगले दिन हमले के लिए एक चक्र भी रचा था। जीवन सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी को बताए सीधा सेना के ऊपर हमला कर दिया और देखते ही देखते जीवन सेठ सेना के व्यू में फंस गए और सारे सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। जीवन सेठ सैनिकों के बीच में फंस चुके थे, उनको यहाँ से निकलना नामुमकिन था। और वहाँ पर जीवन सेठ के सामने पूंचा सेठ आ गए। पूंचा सेठ गुस्से में और बदले की आग में तलवार के एक ही प्रहार से जीवन सेठ का कत्ल कर दिया। उस समय दोस्तों हालाजी और केलूबा वहाँ पे मौजूद थे। इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि पूंचा सेठ ने जीवन सेठ का बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर दिया और ऊपर से जीवन सेठ का शरीर अपने हाथों में लेकर वो दुख भी जता रहा था। यह खबर उन्होंने वीर लाखा जी को बताई। जीवन सेठ की मौत की खबर से पूरा माहौल में दुख और निराशा छा गई थी। अब कच्छ की सारी उम्मीदें और जिम्मेदारियां सर सेनाधिपति लाखा जी के ऊपर थी। अगले दिन हमले के लिए वीर लाखा जी ने घोड़ेसवार सैनिकों की एक व्यू तैयार किया। कच्ची सैनिक पूरी तैयारी के साथ बिटवारा मार्ग से हमला किया, पर वहाँ पर सिंधियों ने पहले से ही तोपें लगाई थी। इन सिंधियों के तोप के हमले से घोड़ेसवार और पैदल सैनिकों का कत्ल हो गया, उनका व्यू टूट गया और काफ़ी सारे सैनिक मारे गए। यह सब देखकर वीर लाखा जी ने कच्ची दल के हमीर जी और रावल जी, शंकर हरगोजी और पुनरा जी, ये सब घोड़ेसवार सिंधी टुकड़ी पर जोरदार हमला किया। अचानक वहाँ पे सिंधियों को बचाने के लिए मकरानी सैन्य आ पहुंचा और कच्ची सैन्य पे काफ़ी भारी पड़ा। देखते ही देखते इस घात की हमले में कच्छ के मियाणा सैनिक और होती राजपूत शहीद हो गए। अब देखते ही देखते सिंधी सेना के साथ मकरानी सेना और बलोची सेना भी हमले के लिए आगे आ रही थी। मकरानी सैन्य का सरदार था मोहम्मद मकरानी, जो काफ़ी शक्तिशाली था। झारा के पार के नारवाड़ी रास्ते पे जहाँ पे पानी का झरना था, वहाँ तक उनकी सेना आ चुकी थी। वहाँ पर मकरानी सेना कच्छ के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तब वहाँ पर कच्छ की मदद के लिए एक ब्राह्मण ने हथियार उठाए थे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर एक अकेले ब्राह्मण ने पूरी सेना का रास्ता रोका था। उनका नाम था जोशी मुर्जी लक्ष्मीदास। जी हाँ, यानी कि मुर्जी लाखानी ने। मुर्जी लाखानी वैसे तो लखपत के कोरा गांव के थे, पर युद्ध के समय वे मांडवी के गुंदियारी गांव में रहते थे। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने कच्छ की मदद के लिए आगे आए। मुर्जी लाखानी मोरीबीट सैन्य की छावनी में ब्राह्मणों के सेनापति थे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, ये शिव शक्ति के परम उपासक थे और इन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। ये एक विद्वान पंडित भी थे और एक वीर योद्धा भी थे। झारा के झरने के पास आई हुई सेना को उन्होंने भगा दिया। ये सब देखकर अगले दिन मोहम्मद मकरानी ने अपनी सेना तैयार की और हमले के लिए भेज दिया। अगले दिन मुर्जी लाखानी के सामने पूरी मकरानी सेना आ रही थी और मोहम्मद मकरानी सेना का सरदार था। फिर भी वो अपने स्थान पर खड़े थे। जैसे ही मकरानी सेना आगे बढ़ी, मुर्जी लाखानी ने अपने दोनों हाथों में धनपटा लेके हमले के लिए उनके ऊपर टूट पड़े। वो एक पटाबाज योद्धा थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पट्टा या धनपटा एक ऐसा अनोखा हथियार होता है जिसको चलाने के लिए जवान को लास्ट में ट्रेनिंग दी जाती है। इस हथियार को इंग्लिश में फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड भी कहा जाता है। इस हथियार को चलाने के लिए एक खास ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर यह हथियार ठीक से नहीं चला तो चलाने वाले को भी घायल कर देता है। हथियार बिजली की तरह सटीक वार करता है, इसलिए चलाने वाले को भी ध्यान रखना पड़ता है। हथियार के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन मार्शल आर्ट कलरी पाइटू में थोड़ा देखने को मिलता है। पाइटू में इसको उरुमी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उरुमी के नाम से भी जाना जाता है ये। इस हथियार के काफ़ी अलग अलग डिजाइन आती है। आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी ने भी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था और कलरी पाइटू में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये 3 फीट से लेकर 10 फीट तक बड़ी स्वॉर्ड होती है। मुर्जी लाखानी इन्हीं धनपटों से पूरी सैन्य का कत्ल करते गए। उन्होंने सिंधी, सुमरो और मकरानी को भगा भगा कर मारा था। इस पट्टे की स्पीड बिजली की तरह थी, क्योंकि एक ही पट्टे की वार से दुश्मन की गर्दन जमीन पर पड़ती थी। 3 दिन तक चले इस भयानक जंग में देखते ही देखते मुर्जी लाखानी और मोहम्मद मकरानी आमने सामने आ गए। हमले के लिए मोहम्मद मकरानी अपने घोड़े को 8 गज तक हवा में उछाला था। मोहम्मद को इस बात का अभिमान था कि मेरे जितना घोड़ा ना तो कोई चला सकता है, ना तो कोई उछाल सकता है। पर उसको ये नहीं पता था कि उसका सामना वीर मुर्जी लाखानी से होने वाला है। मुर्जी लाखानी ने अपने घोड़े को 13 गज तक हवा में उछाला था और मोहम्मद मकरानी को हरा दिया था। मुर्जी लाखानी कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। उन्होंने सिंधी, बलोची और मकरानी ऐसी 3 टुकड़ियों का सामना किया था। झारा के खूंखार युद्ध में अकेले एक वीर ब्राह्मण जिन्होंने लड़ने के लिए धनपट्टे का उपयोग किया था। कहा जाता है कि दोस्तों, जब मुर्जी लाखानी ने अपने हाथों में धनपट्टे उठाए तब वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि खुद बाजी प्रभु देश पांडे और पेशवा बाजीराव जिस तरह से अपने हाथों में धनपट्टे उठाकर मातृभूमि के लिए युद्ध किया था, उसी तरीके से एक कच्छी ब्राह्मण ने 3 दिन तक दुश्मनों का सामना किया। मुर्जी लाखानी इस जंग में काफ़ी घायल हो चुके थे और शरीर पे बड़े जख्मों की वजह से माघ सुद 11 गीता जयंती के शुभ दिन पे उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। जोशी मुर्जी लाखानी जो कच्छ के लिए अंतिम सांस तक लड़े, कच्छियों ने फिर से अपना एक योद्धा खो दिया था। झारा के मोरीबीट मार्ग पर उनका स्मारक आज भी मौजूद है।
कच्छ को बचाने के लिए दोस्तों मुरजी लाखानी के साथ 900 ब्राह्मणों ने भी महा योगदान और बलिदान दिया है। कभी दोस्तों आप जारा की पहाड़ी पर जाते हो तो एक बार मुरजी लाखानी के स्मारक का दर्शन जरूर करना। उनका नाम आज भी इतिहास में वीरता का प्रतीक है। अब जंग के आखिरी समय में भी विंजा ठाकुर, वीर लाखाजी और मियाणा, हिंगोरा, मद्रा, चारण, संगर जो अभी भी दुश्मनों का सामना कर रहे थे, वीर लाखाजी ने अपने दोनों हाथों में तलवार उठाई दी और अचानक वीर लाखाजी और सिंधी सेना का सरदार तरता खान जो आमने सामने आ गए। गुस्से से भरे वीर लाखाजी ने तरता खान के ऊपर ऐसा प्रहार किया जैसे महाराणा प्रताप ने बलोच खान के ऊपर किया था। आपको शायद पता होगा हल्दी घाटी की जंग में किस तरह से महाराणा प्रताप ने पूरे घोड़े सहित बलोच खान को मार डाला था। उसी तरह से यहाँ पे वीर लाखाजी ने तलवार के एक ही प्रहार से तरता खान को मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखकर सिंधी सेना में भागदौड़ मच गई और ये सब देखकर गुलाम शाह ने दुगनी ताकत से हमला किया क्योंकि वह संख्या में कच्छियों से अधिक थे। कच्छ भले ही सैन्य में कम था पर यहाँ पर वीर योद्धा की कोई कमी नहीं थी। उनके पास संख्या कम थी पर उनके पास हौसला अधिक था। इस जंग में दोस्तों होती अमर, कायोजी वंश और मोगल सिंह युद्ध में शहीद हो गए और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल भी शहीद हुए और हिंदू राजपूतों के साथ साथ मुस्लिमों ने भी अपना बलिदान दिया। इस जंग में दोस्तों आदम तुर्क, जयसंगी संगार, अबराह राणसी, ओस्मान भट्टी जिन्होंने कच्छ के लिए अपना बलिदान दिया। इस जंग में दोस्तों संगार राजपूतों का भी काफ़ी खून बहा है। मियाणा जाति के पुनो काकल और साथ में उमर मोमेवर जैसे बहादुर बेटों ने कच्छ के लिए अपनी जान कुर्बान की। और भी इस तरह से हिंगोरा सैन्य में अलैयो, जाडो, ओस्मान, राघो सभी लोग अबड़ासा विस्तार के थे। ये सभी कच्छ के लिए काम आ गए थे। और कच्छ के बड़वीर में से एक नलिया धनी लखदीर जी, समा गोगा के वांटेर हमीर जी, गुंदियारी के हाला ठाकुर और अकरी गांव के सगरम जी और उमरो जी और गुनेरी के होथी शिवराज जी और होथी पुनराज जी कच्छ के लिए इन्होंने बलिदान दिया है। उनके वंशज आज भी पुनराज पीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका स्मारक आज भी गुनेरी गांव में मौजूद है। और अंत में दोस्तों विंजा ठाकुर, वीर लाखाजी अंतिम सांस तक कच्छ के लिए लड़े थे दोस्तों। इस जंग में वीर लाखाजी ने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मनों का संहार किया था। वो काफ़ी घायल होने के बाद भी वीरता से लड़े। आखिर में इस विंजन के लाडले बेटे ने विक्रम संवत 1819 माक्स शुभ दशम के शुभ दिन वीरगति को हो गए। विंजन गांव के ठाकुर और विंजन की भाइयों ने कच्छ के लिए अहम भूमिका निभाई थी। विंजन जागीर के वीर लाखाजी के स्मारक आज भी विंजन गांव में मौजूद है और इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। कच्छ के सरसेनाधिपति वीर लाखाजी के साथ उनके 1400 भाइयों की सैन्य के साथ शहीद हुए थे। विंजन के स्मारक और विंजन गांव का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो भी जाके मेरे चैनल पे देख लेना। कहा जाता है दोस्तों कच्छ के इस खूनी जंग में कई सारे लोग मारे गए थे और माराओं के पास युद्ध विराम का कोई खबर पहुंचाने वाला आदमी भी नहीं बचा था। कच्छ राज्य में दोस्तों एक दीवान पद को लेकर अपनों में बदलों की आग इतना उग्र रूप लेगी ये किसी को नहीं पता था। जीवन सेठ को मारकर पूंजा सेठ ने अपना बदला पूरा किया। इस युद्ध में दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पूरा जारा डूंगर खून से लाल हो गया था और रक्त की नदियाँ बह गई थी। कहा जाता है कि दोस्तों आखिर में गुलाम शाह को भी काफ़ी पछतावा हुआ क्योंकि इस तरह से उसने एक पूंजा सेठ की बातों में आकर बिना कुछ सोचे समझे सीधा कच्छ के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने अपनी पूरी सेना को गवा दिया। इस जंग में दोस्तों गुलाम शाह के हाथ कुछ भी नहीं लगा और ऊपर से उसने कई सारे लोगों की बलि चढ़ा दी। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों किस्मत से और मेहनत से हमें जो भी मिलता है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। इस यारा का युद्ध दोस्तों दुनिया के सबसे 10 खतरनाक युद्धों में से शामिल किया गया है। हाँ तो फाइनली दोस्तों ये था जारा का तीसरा युद्ध का वीडियो। पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ और ये हुआ तीसरा। टोटल 3 युद्ध के वीडियो आ चुके हैं मेरी चैनल पे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिख देना। यहाँ पर दोस्तों कच्छ की जारा जंग की पूरी से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है मैंने, तो अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख देना। मैं जानता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पर एक से एक जानकारी मैंने आपको दी है इस पूरी कच्छ के हिस्ट्री के बारे में, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और रही बात इतिहास की, तो इतिहास में दोस्तों कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो भी मेरे पास हिस्ट्री था वो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो को और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में लिख देना।